देखिए आज आगे से शुरू करेंगे भारतीय दंड संहिता सेक्शन 22 से। सेक्शन जो 22 है आपका जंगम संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। सेक्शन 22 आपका जंगम संपत्ति से संबंधित है। जंगम संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो जंगम संपत्ति की परिभाषा कहती है कि जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशित है कि इसके अंतर्गत हर भारतीय की मूर्त संपत्ति आती है। हर भारतीय की मूर्त संपत्ति आती है। तो जंगम संपत्ति में हर प्रकार की मूर्त संपत्ति आती है। अब आपको मूर्त क्या होता है? मूर्त मतलब जो एक तरीके से, जिस तरीके से स्टैचू होती है ना, जो संपत्ति रखी हुई होती है, कोई भी संपत्ति जो रखी हुई होती है वो आती है, स्थिर होती है वो आती है। अब आप कहोगे स्थिर है तो फिर मूवेबल में कैसे आती है? स्थिर है वो आती है, लेकिन जैसे ही स्थिर संपत्ति जो होती है उसको हटा लिया जाता है वो मूवेबल हो जाता है। इसीलिए तो हर प्रकार की जो भी संपत्ति जो भी रखी हुई है वो सारी संपत्तियां आती हैं इसमें। जैसे ही उसको आप स्थान से हटाते हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो हर प्रकार की संपत्ति इसमें आती है। लिखा है किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबत हैं या भूबत किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं इसके अंतर्गत नहीं आती। तो ऐसी संपत्तियां इसमें नहीं आती जो भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हो या जकड़ी हुई हो। स्थायी रूप से, ये शब्द आया, स्थायी रूप से जो भूमि से जुड़ी होती हैं, स्थायी रूप से मतलब, स्थायी रूप से मतलब है कि अब इनको अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं। ऐसी संपत्तियां क्या कहलाती हैं? ऐसी संपत्तियां जो है जंगम संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती। बाकी संपत्तियां जो जंगम संपत्ति की परिभाषा में आती हैं, स्थायी रूप से जकड़ी हुई सब, इसका फिर बाकी तो टीपी एक्ट में क्लियर दिया है, लेकिन यहाँ केवल इतना ही है कि जो मूर्त संपत्तियां होती हैं वो भी आती है। मूर्त संपत्ति, मान लो चेयर रखी हुई है, मूर्त है अभी, मान लो कोई चेयर रखी है, कोई टेबल रखी है, ये अभी मूर्त अवस्था में है ना, तो ये भी जो भी है जंगम संपत्ति मानी जाती है। जैसे इसको आप उठा के ले जाओगे ये क्या हो जाएगी? ये मूवेबल हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मूर्त शब्द आया। तो हर प्रकार की संपत्ति जो रखी हुई है वो सब आती है इसमें। जैसे ही आप उसे हटाओगे स्थान से वो मूवेबल हो जाती है। लेकिन जो स्थायी रूप से जकड़ी हुई होती है, किसी चीज से भूबद्ध जुड़ी हुई होती है, जैसे पेड़ है लगा हुआ है, या मान लीजिए और भी चीजें हो सकती है, जैसे मशीन होती है बड़ी बड़ी जो भूमि में लगी हुई है, स्थायी रूप से लगी हुई है, तो वो जो है जंगम संपत्ति की जो है परिभाषा में नहीं आती। बाकी मूर्त संपत्तियां जो होती हैं वो सब की सब जंगम संपत्ति में आती है। तो मूर्त का मतलब होता है जो स्थिर रखी हुई होती, स्थिर है। जैसे ही आप उसे हटाओगे वो जंगम संपत्ति हो जाएगी, विषय वस्तु जाए। बाकी डिटेल में से नहीं देखेंगे, पीएफ जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अब देखिए क्या कहते हैं सदोष अभिलाष, सेक्शन 23 जो है सदोष अभिलाष। सदोष अभिलाष तीनों चीजें दी गई हैं। सदोष अभिलाष, सदोष हानि और सदोष अभिलाष प्राप्त करना, और सदोष हानि, तो तीन चीजों के ऊपर दिया गया है। सदोष अभिलाष का अर्थ क्या है? ये कहता है सदोष अभिलाष विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाष है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाष प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ये क्या है? सिंपल सी परिभाषा है। क्या कह रहा है कि सदोष अभिलाष, जो फायदा आपको नहीं मिलना चाहिए तब वो फायदा आप अगर उठाते तो ऐसे अभिलाष को क्या कहते हैं? ऐसे अभिलाष को सदोष अभिलाष कहते हैं। सिंपल सा समझ लीजिए कि जो फायदा आपको नहीं मिलना चाहिए था या जिसके आप हकदार नहीं है, वो फायदा अगर आप उठाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उसे सदोष अभिलाष कहते हैं। ठीक है, तो उसमें परिभाषा भी यही कहती है कि सदोष अभिलाष कैसा सा है? विधि विरुद्ध साधनों द्वारा। विधि विरुद्ध का मतलब है गलत तरीके से, विधि के विरुद्ध साधनों द्वारा, यानी कि गलत तरीके से अगर आप किसी संपत्ति का या किसी चीज का लाभ उठाते हैं जिसके हकदार आप नहीं है, तो ऐसा लाभ क्या कहलाता है? ऐसा लाभ सदोष अभिलाष कहलाता है। मान लीजिए कोई दूसरे की प्रॉपर्टी है, उस पे आपको आप अवैध तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं, जो लाभ दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए था वो लाभ आप उठा रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सदोष अभिलाष। मतलब उसका लाभ के हकदार आप नहीं हो। अगर उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसका कब्जा होता, वो लाभ प्राप्त करता, तो वो लाभ प्राप्त करता उसकी जगह आप उससे फायदा उठा रहे हो, तो क्या हो गया? अगर विधि विरुद्ध है तो ये क्या हो गया? ये सदोष अभिलाष हो गया, है ना। गलत तरीके से कुल मिला के फायदा उठा प्राप्त करना क्या होता है? सदोष अभिलाष। अभिलाभ। अब देखिए सदोष हानि। इसको चलिए, सदोष हानि।
सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। सदोष हानि क्या? सदोष हानि इसका उल्टा है। जिस व्यक्ति को फायदा प्राप्त होना चाहिए था, उल्टा वो नुकसान उठाता है, तो वो क्या होते हैं? सदोष हानि होती है। देखिए ये क्या कहता है, कहता है सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति व्यक्ति हो। तो विधि विरुद्ध साधन होगा, मतलब ये उसका उल्टा है। सदोष हानि क्या है? सदोष अभिलाभ का उल्टा है। सदोष अभिलाभ कौन प्राप्त कर रहा है? जो हकदार व्यक्ति नहीं है वो उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। तो सदोष हानि किसे हो रही है? सदोष हानि उस व्यक्ति को हो रही है जिस व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए थी। मतलब जो व्यक्ति हानि उठाता है, अगर संपत्ति उसके कब्जे में होती या मान लीजिए और भी चीज है उसके पास होती, तो वो उससे लाभ उठा रहा होता। जब लाभ नहीं उठा रहा है तो क्या उठा रहा है? उससे उसको नुकसान हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो सदोष हानि उठाना कहते हैं उसे। तो सदोष लाभ का उल्टा क्या है? सदोष हानि। जो व्यक्ति गलत तरीके से लाभ उठा रहा है वो सदोष अभिलाभ प्राप्त कर रहा है, और जिसको हानि हो रही है वो क्या हो रहा है? उसको सदोष हानि हो रही है गलत तरीके से। मतलब लाभ होना चाहिए, उदाहरण के लिए मान लो हमारी संपत्ति है, कोई अवैध रूप से गलत तरीके से विधि विरुद्ध रूप से कब्जा करे हुए हैं और उसका लाभ उठा रहा है, तो वो व्यक्ति तो सदोष अभिलाभ प्राप्त कर रहा है। अगर मान लो वो संपत्ति हमारे कब्जे में होती, विधि के अनुसार हमारे कब्जे में होती, तो प्राप्त करता, उसका लाभ हम प्राप्त करते, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। उससे हमें क्या हो रहा है? उससे हमें नुकसान हो रहा है। तो जो नुकसान हमें हो रहा है वो क्या है? वो सदोष हानि है। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है तीसरा, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि उठाना। तीसरे में है, ये कहता है कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है, और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। और कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। ये उसका क्लियरिफिकेशन कर दिया जो अपन बात कह रहे हैं कि सदोष अभिलाभ कौन व्यक्ति कब उठाता है, कब माना जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति से। तो ये कहता है कि सदोष लाभ उठाता है व्यक्ति तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति को अर्जित कर लेता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति गलत तरीके से अर्जन कर लेता है, अपने कब्जे में रख लेता है, या उस पर कब्जा बनाए रखा रहता है, कब्जा उसका है, उसको अर्जित कर लेता है, उसको कब्जे में रख लेता है, तब तक इस पर लिखा है अभी प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है सदोष रखे रखता है, और तब भी जबकि वह व्यक्ति को अर्जित अर्जन रखना मतलब वही कब्जा। तो सदोष रखे रहता है मतलब गलत तरीके से वो अपने कब्जे में अगर किसी संपत्ति को रखे हुए हैं, या उस संपत्ति का उसने अर्जन कर लिया गलत तरीके से और उससे लाभ प्राप्त है, तो क्या माना जाएगा कि ऐसा व्यक्ति सदोष लाभ प्राप्त कर रहा है। और उसमें सदोष हानि मतलब उल्टा है इसका। सदोष हानि इसका उल्टा है कि जब किसी की संपत्ति की जो है गलत तरीके से आपने प्राप्त कर लिया है, या उसको वंचित कर दिया उसकी संपत्ति से, इसमें लिखा है ना, जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे सदोष वंचित कर दिया जाता है। तो अलग कर दिया जाता है मतलब होना चाहिए था, या फिर वंचित कर दिया जाता है, उसको गलत तरीके से उसकी संपत्ति से हटा दिया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति सदोष हानि उठाता है। मतलब जिसका कब्जा होना चाहिए था उसका नहीं है, और जिसका नहीं होना चाहिए था उसका है। तो ऐसा व्यक्ति जो गलत तरीके से लाभ उठाता है वो लाभ सदोष अभिलाभ कहलाता है, और जो गलत तरीके जिसको नुकसान हो रहा होता है वो सदोष हानि उठाता है। ठीक है। अब देखिए 24, सेक्शन 24 है बेईमानी से। ये शब्द याद रखना है, बेईमानी से, है ना, काफी बार आएगा, आईपीसी पढ़ेंगे तो बेईमानी से वगैरह ये दुरासे हैं, तो ये दुरासे के रूप में आते हैं कि शब्दों के रूप में। बेईमानी से देखिए क्या कहता है, ये कहता है जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। देखिए ये क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? जब कोई व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को लाभ कारित करे, एक को लाभ पहुंचाए और दूसरे को क्या पहुंचाए? हानि पहुंचाए। मतलब इस तरीके से काम कर रहा है कि उसके काम से एक को तो लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है बेईमानी से कार्य करता है, मतलब कपट से कार्य करता है, बेईमानी से कार्य करता है। उदाहरण के लिए मान लो आपने किसी की संपत्ति, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति की बेईमानी से क्या किया, कोई की संपत्ति चुरा लिया, मान लो कोई का मोबाइल चुरा लिया। आज के जमाने में आपने क्या किया, किसी व्यक्ति का मोबाइल देखा कि वो देख नहीं रहा है, आपने चुपचाप से उसका मोबाइल उठा लिया, तो उसको क्या हुआ? उसको हानि हुई ना। आपने मोबाइल उठा लिया, उसका चोरी हो गया, उसको क्या हुई? हानि हुई। अब आपने क्या करा? अब आपने कहा कि बोले आप मान लो उसका 50,000 का मोबाइल है, आप गए बाजार में बोले 2-4 हजार का बेच दिए। क्यों? आपको तो फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे 50 का हो चाहे 2 का, क्योंकि चोरी का है। आपने 2 हजार का दूसरे व्यक्ति को
बेच दिया, तो उसे क्या हुआ, उसे लाभ हो गया। 50,000 की चीज 2,000 में मिल गई, 3,000 में मिल गई, तो उसे क्या हुआ, उसे लाभ हो गया। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो क्या कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है बेईमानी से कार्य करता है। मतलब एक को नुकसान पहुंचाता है और दूसरे को एक को लाभ पहुंचाता है और दूसरे को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है उस कार्य को क्या करता है, बेईमानी से करता है, कहा जाता है। तो ये उदाहरण है, कुछ और भी हो सकते हैं। तो इसमें उदाहरण भी देखिए लिखा है बेईमानी का एक विनिमय पत्र की पीठ पर, मान लो विनिमय पत्र चेक हो सकता है, जैसे चेक होते हैं ना, विनिमय पत्र चेक को ही बोलते हैं। तो एक विनिमय और भी जो लिखित होती हैं वो उनको भी बोला जा सकता है, तो चेक भी विनिमय पत्र का ही उदाहरण है। इसमें लिखा का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देह अपना नाम लिख लेता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है और उसका अर्थ है उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द या तत्प्रभाव शब्द लिख दिए गए। तो ये चेक का उदाहरण दिया है कि भैया किसी व्यक्ति ने कोई जो है चेक काट के दिया, उसने उस पर अपना नाम लिख लिया। पहले होता था ना, आजकल तो बैंक जो भी चेक हो गए हैं, इन जो पुरानी जो चीजें थी उनसे बचने के लिए आजकल जो चेकों का लेन देन कर दिया गया, वो कैसा कर दिया गया, वो अकाउंट पे ही कर दिया गया कि अकाउंट में आएगा, फिर अकाउंट से निकाल के आपको पैसा देते। पहले क्या होता था, पहले डायरेक्टली आप जाइए चेक दीजिए और डायरेक्ट वो कैश दी मिल जाता था जिसके नाम से। आप जिसके नाम पे कैसे कर दिया है, पहले क्या होता था डायरेक्ट, तो उसी प्रकार की बात करता है कि चेक कटा हुआ है जिस चेक में गया, उस पे अपना नाम लिख लिया। तो जिसको भी काटा होगा, उस व्यक्ति को काटा, उसको नुकसान हो गया ना, वो उसने खुद के नाम से उसने चेक लिख लिया, चेक नीचे साइन वगैरह थे, उस पे बस अपना नाम चढ़ा दिया। बैंक में गया, उसमें बैंक में तो यही है कि जिसका नाम होता है उसी को देते हैं, तो उसी को दिया तो क्या हुआ, उसने अपना उसका क्या किया, फायदा उठा लिया। तो एक व्यक्ति को क्या हुआ, उससे नुकसान हुआ, दूसरे को क्या हुआ, उससे फायदा हुआ। तो इस प्रकार का अगर कोई कार्य करता है तो क्या माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है बेईमानी से कार्य करता है। 29A जो है LIT एक्ट के तहत, सॉरी 29A है, 29A, एक मिनट, 24 बेईमानी से, हाँ अरे एक मिनट, इसका उदाहरण नहीं था, गलत हो गया ये, अच्छा सर अच्छा आपने अच्छा, उदाहरण है ना 29 का पढ़ बेईमानी लिया। से उदाहरण नहीं था, ये गलत हो गया, ये जो चेक वाला उदाहरण अलग था, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक का था, छोड़िए वो अलग था, चेक का उदाहरण नहीं है। अब देखिए 25 है, सेक्शन 25, सेक्शन 25 है आपका कपट पूर्वक, एक मिनट, जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। 25 क्या कहता है, कपट पूर्व। वो चेक वाला उदाहरण इसमें नहीं है, वो मैंने उल्टा पढ़ लिया था थोड़ा। देखिए 24 25 क्या है, 25 है आपका कपट पूर्वक, 24 बेईमानी से, 25 कपट पूर्वक। कपट पूर्वक क्या कह रहा है, कपट पूर्वक कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है या कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, किंतु अन्यथा नहीं। तो सिंपल से लिखा है कि कपट करने के आशय से, कपट करने के आशय से, जब कोई व्यक्ति के आशय से, यहाँ कपट नहीं बताया गया कि भी कपट क्या है, बस इतना लिखा है कि कपट पूर्वक कब करता है, जब कपट करने के लिए। वो कपट शब्द इसलिए नहीं परिभाषित किया कि सभी जानते हैं कि कपट का अर्थ क्या होता है, नॉर्मली अपन जानते हैं, अपन कहते हैं ना वो छल करता है, कपट करता है। तो वही अर्थ यहाँ भी है उसका, कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कपट करने के आशय से, छल करने के आशय से किसी व्यक्ति के साथ कोई कार्य करता है, तो माना जाता है कि वो व्यक्ति कपट पूर्वक कार्य करता है। तो कपट करने के आशय से अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति कार्य करता है तो क्या बोला जाता है कि वो व्यक्ति जो है कपट करने के आशय से कार्य करता है। अब देखिए आगे है 26 विश्वास करने का कारण, विश्वास करने का कारण। 26 कहता है भी विश्वास करने का कारण क्या है, ये कहता है कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। क्या मतलब है, पर्याप्त हेतु, बस एक शब्द याद रखना है, पर्याप्त हेतु।
बस ये शब्द याद रखना है। विश्वास करने का कारण का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी बात पर विश्वास करता है, कब माना जाएगा, जब उस बात पर वो पर विश्वास करने के लिए उसके पास पर्याप्त क्या हो, हेतु हो, कोई वजह हो। जैसे आप किसी की बात पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास का कोई आधार तो होता ना, तो उसी के लिए कह रहा है कि विश्वास करने का कारण कब माना जाता है, जब आप किसी की बात पर विश्वास करते हैं और उस बात को विश्वास करने के लिए आपके पास कोई आधार होता है, कोई वजह होती है। जब आपके पास कोई आधार या वजह होती है तो माना जाता है कि आप उस बात पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। यह विश्वास करने का कारण, तो कारण मतलब वजह, ये कारण है ना, और हेतु, हेतु कारण एक ही बात। तो कारण मतलब वजह होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए। किसी बात पे आप विश्वास करते हो तो, या विश्वास रखते हो तो उस विश्वास रखने का कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। तो ये तभी माना जाएगा जब आप उस बात को विश्वास करने के लिए कोई कारण रखते हो या उसकी कोई वजह विद्यमान हो, तो माना जाएगा कि आप उस कार का क्या करते हैं, उस कार पे विश्वास रखते हैं। अब 27 है, 27 यहाँ देख लीजिए, सेक्शन 27, ये पत्नी वाला है। पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, इसको ध्यान से पढ़ना है ना। पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में, पत्नी लिपिक और सेवक तीनों हैं इसमें, के कब्जे में संपत्ति। इसको याद रखना है, इसको आगे काम में आएगा ये, है ना, चोरी पड़ेंगे तब। देखिए ये क्या कह रहा है, पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में जो संपत्ति होती है, ये लिखा है जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त, मतलब निमित्त मतलब उसके द्वारा, उसके बदले या उसके द्वारा, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में। सिंपल सी बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की, मान लो कोई व्यक्ति की कोई संपत्ति है और अगर उस व्यक्ति की संपत्ति उसकी पत्नी के पास है, उसके लिपिक के पास है या फिर उसके सेवक के पास है, तो माना जाएगा कि वो संपत्ति उसी व्यक्ति के पास में है या उसी व्यक्ति की कब्जे में है। मान लो ए नाम का व्यक्ति है और ए की पत्नी के पास अगर संपत्ति है, कोई रखी है, एक ही संपत्ति उसकी पत्नी रखे तो भी माना जाएगा कि उस संपत्ति पे एक ही कब्जा है। चाहे लिपिक रखे हो चाहे सेवक रखे हो, तो भी माना जाएगा कि वो संपत्ति किसके कब्जे में है, वो संपत्ति ए के कब्जे में है। मतलब उस पर कब्जा किसका माना जाएगा, उस पर कब्जा एक ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि पत्नी अलग, पति पत्नी एक ही होते हैं, उसके अलावा जो लिपिक होते हैं, जो उनके कारोबार को देखते हैं, जो उनके सेवक होते हैं, वो तो उनके कब्जे में भी संपत्ति है, तो भी माना जाएगा कि वो संपत्ति किसके कब्जे में, वो एक के कब्जे में ही है। आगे लिखा है स्पष्टीकरण, लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने, ये स्पष्ट ये कर दिया कि अस्थायी रूप से अगर मान लीजिए कोई लिपिक और सेवक है, देखिए लिपिक सेवक के कब्जे में संपत्ति तभी मानी जाएगी जब वो उसके नियोजन में हो। नियोजन भी जरूरी है, नियोजन में होगा तभी, नियोजन में होगा यानी उसकी यहाँ नौकरी कर रहा है, उसके नियोजन में है, तभी वो जो संपत्ति अगर इसकी तरफ से वो संपत्ति धारण करता है तो एक ही कब्जे में संपत्ति मानी जाती है ना। और अगर ये फोल्ड करते हैं, ये वो अलग चीज है, फिर बाद में देखेंगे मिक्स हो जाएगा। तो वो नियोजन के अनुक्रम में होना चाहिए। और दूसरा ये क्या कह रहा है कि अगर अस्थायी रूप से है, अस्थायी, अस्थायी का मतलब है कुछ समय के लिए अगर नियोजन में रखा हुआ है, अल्पकाल के लिए किसी व्यक्ति को नियोजन में रखा हुआ है, या थोड़े समय के 1 महीने के लिए किसी को नौकरी पे रखा हुआ, नौकर बना के या सेवक के रूप में रखा हुआ, तो वो 1 महीने के भीतर जो कब्जे में रखता है वो संपत्ति, तो भी माना जाता है कि संपत्ति जो है एक ही कब्जे में है। उस अवधि के दौरान अगर वो कोई संपत्ति धारण करता है तो भी माना जाएगा कि वो जो संपत्ति जो है एक एक के भीतर अगर करता है तो भी ये माना जाएगा कि वो संपत्ति एक ही कब्जे में है। अब देखिए स्पष्टीकरण एक ही था, कूटकरण में है दो स्पष्टीकरण। इसके बाद है सेक्शन 28, 28 है कूटकरण। कूटकरण जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, कूटकरण मतलब मिथ्या किसी चीज को बनाना, है ना। कूटकरण का अर्थ होता है जैसे कि गलत तरीके से किसी चीज को बनाना, कोई भी चीज हो सकती है। कूटकरण की परिभाषा पढ़ लें पहले इसकी। ये कहता है जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य इस आशय से करता है कि उस सदस्य से प्रवंचना करे या यह संभव जानते हुए करता है
कि तत्व द्वारा प्रवंचना की जाएगी वह कूटकरण करता है कहा जाता है। मतलब ये कह रहा है कि कूटकरण का अर्थ है कि एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बना देना, एक चीज को या एक वस्तु कह लीजिए, एक चीज कह लीजिए, एक चीज को दूसरी के जैसा बनाना, दूसरे के जैसा बनाना, और ऐसा बनाना कि सामने वाला जो है भ्रम में आ जाए, वो गलत आशय में आ जाए कि ये फलानी, वो इसको ये समझ रहा है कि ये फलाना चीज है जबकि वो फलानी, या कहते हैं अपन नकली, कहते हैं ना, अपन कहते हैं कि ये नकली ब्रांड है या नकली है, तो वो उसी के बारे में बात कर रहा है कि कूटकरण का अर्थ है कि जब आप एक चीज को दूसरी के सदृश बना देते हैं और दूसरा जो व्यक्ति वो नकली चीज लिए हुए हैं वो उसको देख के असली ही समझता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कूटकरण कहा जाता है। एक तरीके से नकल करना, कूटकरण का अर्थ सीधा सीधा याद रखें कि नकल करना, किसी चीज की कॉपी करना, नकल करना, है ना। तो ये याद रखें, कूटकरण का मतलब है नकल करना, हूबहू उसी जैसी, जरूरी नहीं लेकिन आगे भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होता, वो मतलब इतना ही पर्याप्त है कि सामने वाला भ्रमित हो जाए, है ना। आपने देखा भी होगा कई लोकल कई कई चीजों की नकलें मार्केट में आती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लिख देते हैं। तो इसमें आगे स्पष्टीकरण और चीज स्पष्ट करेगा, इसमें लिखा है कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं कि नकल ठीक वैसी ही हो। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि नकल, देखिए क्या होता है, अब इसमें तो ऊपर तो लिखा है कि जब दूसरा व्यक्ति जो है किसी चीज को देख के असली समझ लेता है तो वो कूटकरण है ना, अब ये यानी कि नकल करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नकल हूबहू हो, आपने देखा होगा उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई आजकल क्रीमें आती हैं, अब कोई ब्रांडेड क्रीम आती है, लोग उसकी नकली बना लेते हैं, तो उस पे क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे, लिखा उसी तरीके से बीच में एक खास शब्द उठावट करके उसको कर देते हैं, तो भी वो नकली माना जाएगा, तो अभी क्या माना जाएगा, नकली माना जाएगा। अगर कोई ब्रांड की चीज है और उसके जैसे दिखने वाला, उसके जैसा लोगो आपने बना दिया, भले ही उसमें थोड़ा बहुत आपने चेंज कर दिया हो एकदम से, मतलब जब गौर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि दूसरा है, लेकिन अब एकदम से जब देखते हो आपको आपको लगता है कि ये कोई ब्रांडेड है, मतलब जो ब्रांड है वो उसकी चीज है, तो ऐसी तरीके की भी चीज है तो उसको भी कूटकरण ही माना जाएगा, ये कह रहा है कि थोड़ा बहुत अगर अंतर है तो भी कूटकरण माना जाएगा, जरूरी नहीं कि हूबहू बिल्कुल वैसे हो, लेकिन एकदम एक नजर से आप देखते हैं तो आप समझते कि वही है, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि ये दूसरी चीज है, तो भी क्या माना जाएगा, तो भी कूटकरण माना जाएगा। दूसरा कि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी के सदस्य कर दे, और सदस्य ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तब जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसी चीज को दूसरी चीज के सदस्य बनाता है, उसका आशय इस उस सदस्य प्रवंचना करना है, करने का था, या वह संभाव जानता था कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी। तो ये उसके लिए जोड़ दिया कि जो व्यक्ति नकल करते हैं किसी ब्रांड की, किसी चीज की कॉपी करते हैं और उसको उसी के जैसा अगर बना देते हैं, उसी के जैसा डिजाइन कर देते हैं, तो ये कह रहा है उसको भी क्या माना जाएगा, उसको नकल माना जाएगा, जब तक कि सामने वाला व्यक्ति जिसने उस चीज को बनाया, क्या होता है आजकल क्या चालाकी चलते हैं लोग, नकल करते हैं, उसमें स्पेलिंग मिट कर, वो क्या कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया या थोड़ा बहुत कर दिया, डिजाइन वगैरह कलर वगैरह उसी तरीके का बना दिया। तो कह रहा है जो व्यक्ति नकल करता है और जिसको देख के हमें भ्रम हो जाता है, तो जिस व्यक्ति ने उस ब्रांड को बनाया है, उस नकली चीज को बनाया है, उसको ये साबित करना पड़ेगा, मतलब उसको ये मान के चला जाएगा कि उसने कूटकरण करने के आशय से ही क्या किया है, उस चीज को बनाया है, जब तक कि वो व्यक्ति उसको उसको तत्प्रतिकूल वो क्या नहीं कर दे, साबित ना कर दे, मतलब अपना पक्ष रख के साबित ना कर दे, तब तक यही माना जाएगा कि उसने क्या किया है, उसने कूटकरण किया है। आप देखते होंगे कई ब्रांड आते हैं, कई लोग करते हैं, कई ब्रांड आते हैं, वो उसी जैसा बना देते हैं, या नाम थोड़ा सा अलग कर देते हैं या उसी से मिलता जुलता नाम रख देते हैं, एकदम से आप देखते हो तो आप समझते हो वही ब्रांड है, जबकि वो ब्रांड नहीं होता। तो इस तरीके का अगर कोई कूटकरण करता है तो प्रथम दृष्टया यही मान के चला जाएगा कि उसने कूटकरण किया है, जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देता कि मैंने जो है कूटकरण करने के आशय से ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो यही मान के चला जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, कूटकरण किया है। सेक्शन 29 है दस्तावेज। सेक्शन 29 है दस्तावेज। ये कहता है दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों अंकों, जो एविडेंस में पढ़ा सेम परिभाषा दस्तावेज की यहाँ भी है, कोई अलग परिभाषा यहाँ नहीं है, सेम परिभाषा है, दस्तावेज अपन ने वहां भी पढ़े हैं, यहाँ भी सेम परिभाषा है। ये कहता है कि दस्तावेज शब्द किसी विषय का घोषक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय
के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आसित हो या उपयोग किया जा सके। तो ये कह रहा है कि दस्तावेज किसी भी विषय का हो सके, दस्तावेज किसी भी विषय का, दस्तावेज के लिए जरूरी नहीं कि कॉपी हो, पेंसिल कॉपी हो, कोई लिखने की कोई चीज हो, कुछ भी हो सकता है दस्तावेज। दस्तावेज कोई भी विषय, किसी भी विषय का कोई जो घोतक हो सकता है। ऐसा नहीं कि दस्तावेज के लिए कोई पेपर होगा, कोई जिस पे अपन लिखते हैं, या कोई लिखने लायक चीज होगी तभी होगा, कोई भी विषय हो सकता है दस्तावेज, जिस पर आप अक्षरों के द्वारा अक्षर बनाकर अंकों चिन्हों के माध्यम से, मतलब किसी भी माध्यम से जिस पे आप लिख सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जिस पे आप लिख सकते हो, किसी भी माध्यम से लिख सकते हो, चाहे चिन्ह बनाओ चाहे अक्षर बनाओ, या आपने देखा हो ना पत्थरों पे लोग खुरच के लिख देते हैं, तो वो भी दस्तावेज है। अगर उस पे लिखा जा सकता है, उस पे लिख दिया है, तो वो भी दस्तावेज माना जाएगा। तो दस्तावेज कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा नॉर्मली पुराने लोगों की आदत थी, घर पे दीवार पे लिख देते थे, पहले कुछ हिसाब आया तो उन्होंने दीवार पे खरोच के लिख दिया, तो वो भी दस्तावेज। तो दस्तावेज का मतलब कोई कागज वगैरह नहीं है, दस्तावेज का मतलब कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है जिस पर आप लिख सकते हो किसी भी माध्यम से, चाहे अक्षरों के द्वारा, अंकों के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, किसी भी प्रकार से आप अगर उस पर लिख सकते हो और आपने बनाए हैं जो चिन्ह वगैरह अक्षर वगैरह, तो वो क्या है, वो दस्तावेज है। आपने देखा होगा लोग पेड़ों पे खरोच खराच के नाम अपना नाम लिख देते थे, तो वो भी क्या है, वो भी दस्तावेज माना जाएगा। तो किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, किसी भी जगह अगर आप लिख सकते हो, लिखा है आपने, चिन्ह लगाया है, तो वो सब की सब क्या माने जाएंगे, दस्तावेज की परिभाषा में आएंगे। तो दस्तावेज का अर्थ कोई पर्टिकुलर कोई कागज पेंसिल वाली बात नहीं है, दस्तावेज कुछ भी हो सकता है जिस पे लिख सकते हैं और जिसको पढ़ा जा सकता है। तो वो सारी चीजें की चीजें क्या कहलाती है, दस्तावेज की परिभाषा में आती है। स्पष्टीकरण कहता है यह तस्वीर है कि जिस साधन द्वारा ये इस पदार्थ पर अक्षर के चिन्ह बनाए गए हैं, वह किसी की साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आसित है या नहीं, या उसके उपयोग किया जा सकता है या नहीं। तो पहले तो ये लिखा है कि जब आप इस तरीके का कोई लिखते हो, मटेरियल लिखते हो, तो दस्तावेज है जिसका उपयोग क्या में किया जा सकता है, जिसका उपयोग साक्ष्य में किया जा सकता है। इसका उपयोग साक्ष्य में किया जा सकता है मतलब अगर उसकी जरूरत पड़ी, साक्ष्य का मतलब है कि जरूरत पड़ी तो उसको एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, आप उसका एविडेंस दे सकते हो, तो वो क्या है, दस्तावेज है। अब आपने पेड़ पे नाम लिखा, अब मान लो हो सकता है कोई भी बात हुई, कोई भी, तब जब उसका साक्ष्य देने की बात है तो उसका फोटो खींच के आप दे सकते हो न्यायालय में, न्यायालय उसको दस्तावेज मानेगा, देखेगा, है ना। और लेकिन नीचे स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि यह तथ्यहीन है कि जिस साधन द्वारा इस पदार्थ पर अक्षर अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आसित है या नहीं, उसमें उपयोग किया जा सकता है नहीं। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो भी लिखा गया था वो न्यायालय में जो है साक्ष्य के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या आप जब तो क्या ये सोच के लिख रहे थे कि ये आगे जाकर में इस्तेमाल किया जा सकता है, साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या किस मटेरियल से उसे लिखा है, स्याही से लिखा है, पेन से लिखा है, या किसी से लिखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, वो दस्तावेज की परिभाषा में आता है। आगे लिखा है देखिए, दृष्टांत किसी संविदा को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज। ये पहले कह रहा है कि कोई संविदा वगैरह हुई होगी, उस पर कोई क्या है, वो दस्तावेज की परिभाषा में आता है, जो आगे जो है एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे लिखा, बैंक कार्ड पर दिए गए चेक भी दस्तावेज माना गया है। बैंक कार्ड पर जो चेक देते हैं पुनः इलेक्ट्रॉनिक जो चेक काटते हैं, बैंक कार्ड मतलब जो आप चेक बुक कहते हैं, जिसे चेक बुक वगैरह कहते हैं, उस पर आपने जो चेक वगैरह काट के दिया है, वो भी क्या है, वो भी दस्तावेज की परिभाषा में आता है। मुख्तारनामा भी दस्तावेज है, पावर ऑफ अटॉर्नी जो आप लिखते हैं वो भी क्या है, दस्तावेज। सिंपल से उदाहरण है, मानचित्र रेखांकन जिनको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाए जाने का आशय हो या जो उपयोग में लाए जा सके। अब जो मानचित्र डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं ना, जो मानचित्र वगैरह होते हैं, वो भी दस्तावेज माने गए हैं जिनका साक्ष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर आशय है। तो जरूरी नहीं है कि भाई बिल्कुल लाया ही जा सकता हो, या जब आप लिख रहे हो उस समय आपको पता हो कि भाई ये इस्तेमाल करेंगे, तो वो बात नहीं होती। हाँ, लाया जा सकता है, वो ठीक है कि उसका साक्ष्य में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो दिमाग में वो वाली बात है कि हम इनका लिख रहे हो कि दस्तावेज को साक्ष्य में इस्तेमाल, तब तो वो है ही है, इसलिए कि भाई वहां उस समय होना चाहिए, उस समय ये बात होना चाहिए कि नहीं ये दस्तावेज में इस्तेमाल करेंगे तभी मानेंगे, तब तो ऐसा कुछ नहीं है। वो दस्तावेज में इस्तेमाल हो सकता है, न्यायालय कुल मिला के न्यायालय उसको ग्रहण कर सकता है। ऐसी कोई भी जो चीजें हैं, कोई भी जो वस्तुएं हैं जिन पे आपने लिखा है और न्यायालय उनको ग्रहण कर सकता है, जब अगर आप पेश करें तो।
और न्यायालय उनको ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी सारी चीजें जो है न्यायालय ग्रहण कर लेता है। आपने पेड़ को खुरच के लिखा, उसका फोटो न्यायालय में पेश करा और न्यायालय ने उस फोटो को क्या कर लिया, एविडेंस के रूप में ग्रहण कर लिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी दस्तावेज हो जाएगा। ठीक, आगे लिखा है स्पष्टीकरण 2, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक प्रथा या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। कह रहा है ये क्या, जो भी स्पष्ट होता है, जो भी उसका अर्थ निकलता है प्रथा के अनुसार व्याख्या होती है उसकी, वह इस धारा के अर्थ के अंदर ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त भी ना भी हुआ। मतलब क्या है, मतलब ये कह रहा है कि कोई संविदा होती है, उस संविदा के अनुसार निकलता है, जो भी अर्थ उसका उस संविदा के अनुसार लगाया जाता है, वो जो भी अर्थ निकल रहा है, भले ही वो बाद में अभिव्यक्त रूप से स्पष्ट हुआ हो या ना हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या माना जाएगा, वो दस्तावेज माना जाएगा। उदाहरण के लिए यही है कि कोई भी जो, मान लीजिए कोई भी चीज आप एविडेंस के रूप में पेश करते हो, साक्ष्य के रूप में पेश करते हो, जो भी उसका अर्थ फलाना निकला, भले ही मान लो वो न्यायालय में वो बात सिद्ध नहीं हो पाती, तो अभी वो क्या माना जाए, तो अभी वो डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा, जो भी उसका अर्थ निकला हो, निकलता हो या ना निकला हो। जो अर्थ निकलता है प्रथा के अनुसार वो निकला हो या फिर ना निकला, या फिर मान लो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला हो, तो अभी वो डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। ठीक, इसका उदाहरण था जो मैंने पढ़ा था, ये छोड़ दीजिए। अब देखिए 29A है, सेक्शन 29A, एक मिनट, हाँ 29A है। ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, नया जुड़ा है आईटी, तो इसको सेक्शन वाइज याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इसको पढ़ लेते हैं। ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के खंड N में या ना में समनुदेशित है। क्लॉज टी है, क्लॉज टी में समनुदेशित है, तो जो आईटी एक्ट में है वही यहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका अभिलेख का अर्थ लगाया जाएगा। तो आईटी एक्ट में जो अर्थ है आईटी एक्ट, बस इतना, ये नहीं पूछा जाएगा कि आईटी एक्ट के कौन से क्लॉज में, केवल ये पूछा जाएगा आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित धारा कौन सी है, इतना पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित धारा है 29A, और आईटी एक्ट में कहां परिभाषित किया गया है, आईटी एक्ट में जो है इसको धारा 2 की उपधारा 1 के खंड टी में इसको जो है परिभाषित किया गया। हालांकि वो नहीं पूछेंगे, आपको बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहाँ है, 29A में दिए गए हैं। अब देखिए 31 बिल, सेक्शन 31, देखिए इधर देखिए सेक्शन 31, ये बिल 29, 30 नहीं हुआ अभी, 30 रह गया। 30 है मूल्यवान प्रतिभूति, देखिए 30 है मूल्यवान प्रतिभूति, प्रतिभूति देखिए मूल्यवान प्रतिभूति या मूल्यवान प्रतिभूति क्या कहलाती है, मूल्य मतलब बाद में, मतलब जिसकी वैल्यू हो कोई। ये कहता है मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज की घोतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता। तो सीधा सीधा एक ही चीज याद रखना है कि मूल्यवान प्रतिभूति कौन सी चीज है, मूल्यवान प्रतिभूति ऐसी चीज है जिससे कोई विधिक दायित्व, बस एक शब्द याद रखेंगे आप, विधिक दायित्व पैदा होता है जिससे, मतलब कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति होती है, हो सकती है जिससे कोई भी विधिक दायित्व पैदा होता है। विधिक दायित्व मतलब जिससे आप बंध जाओगे, ऐसा कोई दायित्व जिससे, ऐसी कोई दायित्व जिससे मिलता है आपको कि अगर आप कोई दस्तावेज रचते हो, कोई दस्तावेज आप लिखते हो, या प्रतिभूति है ना, तो कोई भी प्रतिभूति, कोई भी दस्तावेज जो आप रचते हो या लिखते हो, उससे आप पे कोई लायबिलिटी आ जाती है, विधिक रूप से आप क्या हो जाते हो, उससे बंध जाते हो। तो ऐसी जो प्रतिभूति होती है वो क्या कहलाती है, विधिक मूल्यवान प्रतिभूति कहलाती है। चाहे इसमें लिखा है कि मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का घोतक है, यानी मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट है। प्रतिभूति क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज ही है ना, लेकिन वो दस्तावेज साधारण दस्तावेज नहीं है, वो दस्तावेज ऐसा दस्तावेज है कि विधिक रूप से जब आप उसको रचते हो तो उससे आप बंध जाते हो, आप पे विधि क्या करती है, दायित्व डाल देती है।
है ना। तो ऐसा दायित्व जो डाला जाता है वो दस्तावेज क्या कहलाता है, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाता है। कई उदाहरण है इसमें लिखा है, कोई अधिकार सृजित होता है जिससे किसी को आपने कोई अधिकार दिया हो, कोई अंतरित किया हो, है ना, या निर्वापित कोई अधिकार वापस ले लिया हो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाती हैं। या फिर विधिक अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, मतलब आप किसी व्यक्ति को विधिक अधिकार देते हैं या लेते हैं, मतलब सीधा सीधा मान लीजिए कि ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी वैल्यू होती है, जो आप लिखते हैं किसी पे कोई दायित्व डालने के लिए या किसी से कोई दायित्व लेने के लिए। तो ऐसे जब दस्तावेज रचे जाते हैं जिनकी विधिक वैल्यू होती है, लीगल वैल्यू होती है, ये कह लीजिए कि जिनकी लीगल वैल्यू होती है, ऐसे दस्तावेज क्या कहलाते हैं, ऐसे जो दस्तावेज होते हैं मूल्यवान प्रतिभूति कहलाते हैं। अब मान लो कौन कौन से हो सकते हैं, तो बहुत से दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति होते हैं। जो चेक आप काटते हो वो मूल्यवान प्रतिभूति होता है। क्यों होता है मूल्यवान प्रतिभूति, इसीलिए मूल्यवान प्रतिभूति होता है क्योंकि उससे आप किसी को धन देते हो, है ना, देते हो। आपने मान लीजिए किराया नामा लिखा है किसी के, तो वो भी मूल्यवान प्रतिभूति। क्यों, क्योंकि उससे आप किसी को क्या दे रहे हो, अपने घर में रहने की अनुमति दे रहे हो। आप किसी से एग्रीमेंट करते हो किसी भी व्यक्ति से, तो वो भी मूल्यवान प्रतिभूति होता है, क्योंकि उसमें आपकी करार की शर्तें लिखी होती हैं, निबंधन लिखे होते हैं, जिनके आधार पे आप उसको कोई शर्तें वगैरह रखते हो, आपस में समझौता वगैरह करते हो। आप पावर ऑफ अटर्नी लिखते हो, ये भी क्या होता है, ये भी मूल्यवान प्रतिभूति होता है ना। तो ये सारे दस्तावेज जो होते हैं, जो आप पे दायित्व डालते हैं या आपसे दायित्व लेते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं, मूल्यवान प्रतिभूतियां कहलाते हैं। उदाहरण भी लिखा है इसमें, एक का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख लेता है। इस प्रष्टांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधि पूर्वक धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर अधिकार अंतरित किया जाना है, इसीलिए यह प्रष्टांकन मूल्यवान प्रतिभूति। जो चेक का आप कहा है वो ये कह रहा है कि जो चेक वगैरह आप किसी को लिख के देते हो वो भी क्या होता है, मूल्यवान प्रतिभूति होती है। इसी प्रकार के कोई भी दस्तावेज हो सकते हैं जिनकी वैल्यू होती है, जिनसे कोई असर पड़ता है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाते हैं। इसमें एक उदाहरण आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि बोले एक कोई रसीद वगैरह खो जाती है किसी व्यक्ति की, और रसीद वगैरह ऐसी कुछ उदाहरण आता, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो इस तरीके का कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उसकी रसीद खो जाती है, वो नकली बना लेता है, तो वो क्या वो रसीद वो मूल्यवान प्रतिभूति है कि नहीं, इस तरीके का कुछ पूछा जाता है। एकदम सही तरीके से ध्यान नहीं आ रहा है, तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होती। कॉपी करके आपने बना लिया तो वो मूल्यवान नहीं होती। मूल्यवान प्रतिभूति वही होती है जो आपने बनाई थी, जिस पर दायित्व पैदा हुए थे वो, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो वो सीधा सीधा आपको परीक्षा में केवल ये देखना है कि उसकी वैल्यू है या नहीं है, उससे कोई दायित्व विधिक दायित्व पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा, बस इतना आपको परीक्षा में देखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, XYZ कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर उससे विधिक दायित्व कोई पैदा हो रहा हो, है ना, कोई अधिकार आप किसी को दे रहे हो, किसी से कोई अधिकार ले रहे हो, कोई संपत्ति का लेन देन हो रहा हो, है ना, इसी तरीके का बहुत सारी चीजें होती हो रहा हो, अगर कोई दायित्व आप पे आ रहा हो या आप किसी को दे रहे हो जिम्मेदारी, तो ऐसे सारे दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति होंगे। अगर कोई कोई डॉक्यूमेंट आपने लिखा उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होगा, अगर उसकी वैल्यू है तो वो मूल्यवान प्रतिभूति होगा। ठीक, तो मूल्यवान प्रतिभूति साधारण दस्तावेज नहीं है, एक तरीके से विशिष्ट दस्तावेज हो गया, है ना। उसकी उसकी क्या होती है, अपने आप में वैल्यू होती है। अब देखिए सेक्शन 31, ये है बिल। बिल, तो बिल की कोई खास परिभाषा नहीं है। बिल से लिखा है कि बिल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज का घोतक है। तो बिल में क्या आता है, वसीयत। बिल का लिखा अर्थ क्या लिखा है, किसी भी वसीयत दस्तावेज का, वसीयत। ये कह रहा है कि जब आप वसीयत करते हो वही बिल कहलाती है। बिल का मतलब क्या है, वसीयत। मतलब वसीयत क्या होती है, वसीयत तो आप जानते ही हैं कि आपने कोई डॉक्यूमेंट रचा जिसमें आपने अपनी प्रॉपर्टी का विस्तार बांट करके जो है ये लिख देते हैं कि जो मेरे मरने के बाद जो है मेरी जो प्रॉपर्टी होगी वो किन किन को मिलेगी। तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो बिल कहलाते हैं, है ना, वसीयत कहलाते हैं। तो इसमें लिखा है बिल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज का घोषक है। तो बिल का मतलब क्या है, वसीयत से। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं रखना। अब देखिए 32, देखिए 32 कहता है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। तो अवैध लोप है, सीधी सी बात है। सेक्शन 32 में क्या है, अवैध लोप, इतना याद रखना। 32 में क्या है, अवैध लोप।
लोप मतलब क्या होता है, जानबूझ के छोड़ देना। अवैध मतलब गलत, लोप मतलब छोड़ देना, बिल्कुल लैप कर जाना, तो गलत तरीके से किसी चीज को छोड़ देना, वो क्या कहलाता है, अवैध लोप। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत ना हो, इस संहिता के हर भाग के लिए किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या मतलब, ये कह रहा है कि अवैध लोप, ये कह रहा है कि जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय साबित ना हो, मतलब जब तक कि आप तत्प्रतिकूल साबित ना कर दें। अगर संहिता में कोई इस तरीके का कोई शब्द आया है जो अवैध या गलत तरीके से उसका छोड़ा गया है, तो वो भी इसमें शामिल है, परिभाषाओं में वो भी शामिल माना जाएगा। अगर गलत तरीके से आपने जानबूझ करके अवैध तरीके से किसी चीज का लोप किया है, किसी चीज को छोड़ा है, तो जब तक कि आप प्रतिकूल सिद्ध नहीं करें, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज है, आपने उसमें किसी चीज को बिल्कुल खाली स्थान, मतलब जहां लिखा जाना चाहिए था उसको छोड़ दिया, तो ये कह रहा है कि वो भी इंक्लूडिंग माना जाएगा, वो भी शामिल माना जाएगा। तो ये अवैध लोप इसीलिए जोड़ा गया है परिभाषा में कि इस तरीके की कई चीजें आती हैं जहां पे चीजें शब्द छोड़ दिए जाते हैं जानबूझ के। तो ये कह रहा है कि जब तक कि आप तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देते कि भाई ये जानबूझ के नहीं, गलती से छूट गया है, गलती से छूट गया है, जब तक अगर आप ये साबित नहीं कर देते, तब तक ये माना जाएगा कि जो आपने छोड़ा है वो गलत तरीके से, अवैध रूप से क्या है, जानबूझ करके उसको क्या किया है, छोड़ा है, भूल की है, मतलब भूल की है या जानबूझ के उस चीज को आपने छोड़ दिया है। 32 आता कार्य लोप, 33 32 अवैध लोप है, 33 जो है कार्य लोप है, कार्य लोप। तो इसी तरीके से याद रखेंगे तभी याद हो पाएगा, 32 अवैध लोप और 33 कार्य लोप, इस तरीके से याद रखना है। 32 में अवैध जानबूझ के, और ये कार्य का लोप है, जो आप काम करते एक्ट करते हैं उसमें जानबूझ कर आपने डिले किया उसका है। ये क्या कहता है, ये कहता है कार्य शब्द कार्यावली का गोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार से कार्य का लोप शब्द लोपावली का गोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार लोप का। ये क्या कह रहा है, लोपावली लोप का, देखिए कार्य लोप, ये लिखा कार्य शब्द ना केवल किसी कार्य का बल्कि उस कार्य की श्रृंखला का भी गोतक है। मतलब जो कह रहा है कि जब कोई कार्य करते हो आप, जब कोई कार्य करते हो तो कार्य की मान लो श्रृंखला है, कोई कार्य कई श्रृंखलाओं में है, मतलब श्रृंखला मतलब सीरीज वाई कार्य हुआ है, कई श्रृंखला में अगर कार्य हुआ है, श्रृंखलाबद्ध कार्य है अगर कोई, और श्रृंखलाबद्ध कार्य में ये कहता है कितना, 33 श्रृंखला का भी गोतक है। इसी प्रकार लोप शब्द ना केवल किसी एकल लोप का बल्कि उस लोप का भी जो श्रृंखला का गोतक। तो लोप भी कह रहा है कि लोप भी, लोप का मतलब भी ये ऐसा नहीं कि सिंपल लोप है, जब कोई श्रृंखला में कोई कार्य किया जाता है, श्रृंखलाबद्ध कोई कार्य है, कुल मिला के ये मान लीजिए कि मान लीजिए लंबा सा ये कोई काम हो रहा है, श्रृंखलाबद्ध कोई काम हो रहा है, उसमें बीच में जो भी चूकें होती हैं, जो भी आपने गलतियां की हैं, चूक की है, लोप किया है, वो यही माना जाएगा कि वो सारी काम आपने क्या किए हैं, जानबूझ करके किए, जब तक कि आप क्या नहीं कर देते, उसको तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देते। तो कोई भी श्रृंखलाबद्ध जो भी कार्य होता है उसको आप अगर करते हैं, तो उस कार्य को जब आप करते हैं, तो उसमें जो कार्य में आप जो भी बीच में लोप डालते हैं, जो भी आप उसको छोड़ते हैं बीच बीच में, उदाहरण के लिए कोई सड़क का काम चला, कोई भी काम चला, बीच में आपने अच्छा डाला, छोड़ा, छोड़ दिया, फिर अच्छा करा, इस तरीके की बात कह रहा है। तो इस तरीके के जो लोप वगैरह आप करते हैं, तो ये माना जाएगा कि वो लोप आपने क्या किए हैं, जानबूझ करके किए गए हैं। जो श्रृंखलाबद्ध चीजें होती हैं और जिसमें आप क्या करते हो, बीच में लैप करते हो ना, उसी के बारे में कह रहा है कि जो लैप आप करते हो, जो आप चीजों को छोड़ते हो, ये माना जाएगा कि आपने उन चीजों को क्या किया है, जानबूझ करके छोड़ा है, जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिए जाते। तो इसमें कुल मिला के लैप की बात है, बस जो लैप हो जाता है, जो गैप हो जाता है बीच में, आप लगातार चीजों को करते हो, बीच में थोड़ा सा क्या कर देते हो, लैप कर देते हो, ये माना जाएगा कि आप वो चीजें जानबूझ के करते हो, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दो। 39 है इसके बाद, नहीं 39 नहीं, कौन सा है, कार्य लोप 34 आएगा, ये थोड़ा समझने वाला है। 34 से लेके आपको 34 35 36 37 38 तक ये आपके समझने लायक है। देखिए देखते हैं, सेक्शन जो है 34, सेक्शन 34 आता है आपका सामान्य आशय। सेक्शन 34 जब पढ़ोगे तो सेक्शन 149 भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, वो इधर ही देख लेंगे, वहां भी देखेंगे फिर। सेक्शन 34 क्या है, सामान्य आशय, सामान्य आशय, इसको याद रखना ध्यान से, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 34 जब पढ़ोगे तो साथ में 149 भी पढ़ना पड़ेगा आपको,
149 ये आगे आएगा, लेकिन अभी अपन यहाँ थोड़ा सा देखेंगे फिर आगे फिर देखेंगे। ये क्या है? सामान्य उद्देश्य। चौंतीस क्या है? सामान्य आशय। और 149 क्या है? सामान्य उद्देश्य। ठीक है, पहले इसको देख लें फिर इसको मिला देखेंगे क्या है इनमें दोनों में अंतर क्या है, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं 34 को। ये कहता है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। क्या कह रहा है? सामान्य उद्देश्य को, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। तो इसका मतलब ये पहला बात तो एक सिद्ध हो गई इसकी हेडिंग से कि जब कई व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो माना जाता है कि वो व्यक्ति सामान्य आशय से कार्य करते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई ना हेडिंग से कि इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति नहीं है, जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के कार्य करते हैं तो क्या माना जाता है कि वो व्यक्ति सामान्य आशय से कार्य करते हैं। एक तो बात ये क्लियर हुई। दूसरा इसमें आगे पढ़ते हैं, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसने किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कई व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या है? जब कई व्यक्ति मतलब कितने, इसमें फिर लिस्ट संख्या भी तो होगी कितने। तो हालांकि इसमें तो ये लिखा है कि जब कई व्यक्ति अपने सबके समान आशय, सबके समान आशय का मतलब क्या होता है? एक समान आशय। समान आशय का मतलब क्या है? एक समान आशय, एक समान आशय। आशय का मतलब क्या है? पहले तो आशय ही समझना पड़ेगा भी। एक समान आशय मतलब जो बात एक कई का मतलब है कम से कम एक दो व्यक्ति तो इसमें होने ही चाहिए। समान आशय के लिए कम से कम दो व्यक्ति तो जरूरी है ना, कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए। कितने होने चाहिए? दो, ए और बी, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? फिर बात करेंगे अधिकतम कितने हो सकते हैं। दो या दो से अधिक हो सकते हैं। इसमें अधिकतम की कोई नहीं लिखा कि भी अधिकतम, तो कभी ये नहीं लगना कि पांच से कम। हाँ, पांच से अधिक हो जाएंगे तो फिर सामान्य उद्देश्य में चले जाएंगे वो, है ना। पांच या पांच से अधिक हो जाएंगे, पांच या पांच से अधिक, पांच या अधिक हो जाएंगे तो फिर सामान्य आशय ना रह के वो काय में बदल जाएगा? सामान्य उद्देश्य में बदल जाएगा। ठीक है, अगर पांच या पांच से अधिक हो गए व्यक्ति तो वो सामान्य आशय ना रह के वो क्या हो जाएगा? फिर सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। तो सामान्य आशय तब तक रहता है जब तक पांच से कम व्यक्ति रहते हैं, यानी कि जब संख्या ये मान लीजिए कि दो या दो से अधिक। अब आप कोई अगर आपसे पूछे चार से, तो लेकिन उसका सही आंसर यही है कि दो या दो से अधिक, बस इतना आंसर। दो या दो से अधिक लोग मिलकर के जब कोई कार्य करते हैं तो ये माना जाता है कि वो सामान्य आशय से कार्य करते हैं। अब सामान्य आशय होता क्या है? सामान्य आशय मतलब एक समान आशय, मतलब मस्तिष्कों का मिलन। मतलब जो बात मेरे दिमाग में वही बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। मतलब जिस आशय से मैं काम कर रहा हूँ वही आशय आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम चोरी करने जाते हैं, दो व्यक्ति मिलकर, तो पता होना चाहिए सामने वाले को भी, जो इसका सहयोगी, कि हम चोरी करने जा रहे हैं, है ना। तब माना जाएगा कि ये दोनों व्यक्ति जो है सामान्य आशय से कार्य करते हैं। तो इसमें ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति सामान्य आशय से कोई कार्य करता है तो जिस प्रकार से ए दोषी होता है उसी प्रकार से बी भी दोषी होता है। मतलब दोनों को अलग अलग दंडित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ए और बी, तो दोनों को जो है क्या किया जा सकता है? उसी प्रकार के दंड से दंडित किया जा सकता है। मतलब दो व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान लीजिए जी दो व्यक्ति चोर थे। ये चोर था, ये इसका सहयोगी था। ये इसको ले गया कि भैया चलो हम चोरी करेंगे, बढ़िया माल मिलेगा वहां पे, घर में चोरी करेंगे, बढ़िया माल मिलेगा। तुमको बोले कुछ नहीं आता, तुम तो एक काम करना, तुम बाहर खड़े रहना, देखते रहना, कोई आ जाए तो बता देना, बाकी चोरी तो मैं कर लूंगा, तुम देखते। मतलब इन दोनों की मस्तिष्क में क्या एक ही बात थी कि चोरी करना है। ये बाहर खड़े रहे और ये जो है चोरी करने घुस गए। जब चूंकि इनको तो एक्सपीरियंस था नहीं, बी को तो एक्सपीरियंस था नहीं, अब बी को एक्सपीरियंस नहीं था, अब कोई अंदर कोई व्यक्ति आया तो ये तो फरार हो गए, भग गए, बी पकड़ दिए गए। तो बात आ रही कि भैया क्या बी को चोरी के लिए दंडित किया जा सकता है? धारा 34 कहती कि इसको भी दंडित किया जा सकता है, क्योंकि मस्तिष्कों का मिलन था ना, सबको, उसको भी पता था, सब सामान आते था। तो अब ये बीजे नहीं कह सकता कि साहब मैंने तो चोरी की ही नहीं, मैं तो साहब खड़ा था बाहर। खड़ा थे तो क्यों खड़े थे? तमाशा देख रहे थे क्या? पहरेदारी कर रहे थे, है ना। तो ये कह रहा है कि जब दो व्यक्ति मिलके ही काम कर रहे थे, भले ही बाहर खड़े थे, कुछ नहीं किया, तो इसको भी दोषी माना जा सकता है। जैसे ए को दोषी माना जा सकता है वैसे ही बी को दोषी माना जा सकता है। दोनों ही दोषी हैं वैसे। पकड़ने की बात करें कि भाई ये पकड़ गया, जब ये पकड़ गया
तो ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे पता नहीं था, पता नहीं था, सामान आशय था, दोनों लोग चोरी की योजना बनाई थी, योजना बना के दोनों लोग लूटने गए थे, चोरी करने गए थे। तो जब दोनों में से कोई भी पकड़ जाता है तो वो क्या है, धारा 34 के तहत क्या किया जा सकता है, उनको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, धारा 34 के तहत क्या किया जा सकता है, दंडित। और ये कब लागू होती है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई कार्य करते हैं। आपने देखा भी होगा, धारा 34 लगती है, सेक्शन मूल सेक्शन लगता है, उसके बाद धारा 34 लगती है। और अगर वही संख्या 5 या 5 से अधिक हो जाता है तो सामान्य आशय पद में बदल जाता है। ये बड़े अपराध हो जाते हैं, ये थोड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, है ना। इसमें बड़ा हो जाता है रूप, और इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा छोटा है, लोगों की संख्या थोड़ी जो है कम है। तो एक ही आशय होना चाहिए, जो दिमाग में मेरे बात है वही सामने वाले के होना चाहिए, तभी जो है। अब बात आती है कि जो सामान्य आशय होता है वो कब पैदा होता है, ऐसा मतलब सामान्य मतलब जो हमने योजना, सामान्य आशय मतलब जो हमारे दिमाग में योजना है वो कब। तो योजना कभी भी बनाई जा सकती है, योजना अपराध करने से पहले भी बनाई जा सकती है और अपराध करते समय भी बनाई जा सकती है, जैसे अपराध करने गए उसी समय भी बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब नहीं कि भाई योजना पहले बनी हो कि बाद में बनी हो, कोई कहे कि साहब पहले घर से निकले थे तब तो कोई योजना नहीं थी। वो ऐसा होता है ना कि घर से दो मित्र निकले, आराम से बढ़िया चले जा रहे हैं, रास्ते में आए, रास्ते में उनको कुछ चीज दिखी और उन्होंने तुरंत योजना बनाई कि बोले जी बैग जी, बोले एटीएम लगाए, कोई नहीं है यहाँ, इसको बोले उसको अपन क्या करते हैं, इसको बोले इसका अभी यहाँ कोई खाली रहता है, बोले इसको लूट लेते हैं। तो योजना तुरंत भी बन सकती है, मतलब घटना मौके या वारदात पे भी बन सकती है। तो जरूरी नहीं कि पहले से कोई योजना हो, योजना पहले भी हो सकती है और एट अ टाइम भी योजना बनाई जा सकती है। तो योजना किसी भी समय बनाई जा सकती है। ठीक है, और देखिए इसमें एक आध चीज, इसमें कुछ जो इसके फैक्ट हैं वो है कि भाई जो सबसे पहली बात इसमें याद रखना है कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। सामान्य आशय में कितना होना चाहिए, एक से अधिक व्यक्ति, ये आपको याद रखना है, एक से अधिक व्यक्ति। कितने व्यक्ति हो सकते हैं, एक से अधिक। अकेला व्यक्ति होगा तो सामान्य से नहीं होता, एक से अधिक। एक से अधिक मतलब क्या हो गया, दो या दो से एक से अधिक मतलब दो व्यक्ति तो हो ही गए, तो एक से अधिक व्यक्ति होगा तब हो सकता है। दूसरा, सामान्य आशय होना चाहिए, सामान्य आशय। सामान्य आशय का मतलब यही है कि मस्तिष्क में जो योजना है, मस्तिष्कों का मिलन भी कहते हैं इसे, मस्तिष्कों का मिलन। मस्तिष्कों का मिलन मतलब है कि जो विचार आपके दिमाग में वही विचार हमारे दिमाग में, तो मस्तिष्कों का मिलन के नाम से भी पूछते हैं। तो सामान्य आशय होना चाहिए। इसके अलावा आपराधिक कार्य होना चाहिए, आपराधिक कार्य, ये भी जरूरी है। अब देखिए सामान्य आशय लग गया, अब ये थोड़ी ना कोई दोस्ती में कोई आप अपन नॉर्मली कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं सामान्य आशय हो जाएगा। तो आपराधिक कार्य भी होना चाहिए। कार्य कैसा होना चाहिए, अपराध करने की दृष्टि से, तो आपराधिक कार्य होना चाहिए। दूसरा, सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए, सामान्य आशय के को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए। अग्रसर मतलब सामान्य आशय को अग्रसर करने में वो काम किया जाना चाहिए, तभी वो ये जो है इस अपराध का जो है गठन करते हैं, धारा 34 वाला। इसमें महबूब शाह बनाम, ये केस है महबूब शाह बनाम सम्राट का मामला, इंपॉर्टेंट केस है ये महबूब शाह। ये पूछा जाता है कि किस धारा से संबंधित है, महबूब शाह बनाम सम्राट, बनाम सम्राट। महबूब शाह बनाम सम्राट का जो वाद है, इस पे संबंधित 1954 का वाद है, वो 1945 का वाद है, प्रीवी काउंसिल का। पहले प्रीवी काउंसिल हुआ करता था आजीजी से पहले। तो महबूब शाह, बस इतना ही पूछा जाता है कि महबूब शाह का जो वाद है वो किस धारा से संबंधित है, धारा 34 से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है ये। इसमें कई सिद्धांत जो है 34 के दिए गए थे, और ये सारी चीजें जो लिखी है मैंने इसी में बताई गई है। इस बाद में इन्होंने निर्धारित किया था कि सामान्य आशय कब माना जाता है, किन परिस्थितियों में जो है सामान्य आशय जो है माना जाता है। इसके अलावा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में ये कहा गया है कि जो सामान्य आशय है वो पूर्व नियोजित योजना के अनुसार होना चाहिए। ये भी उसमें भी ये कहा गया है सामान्य आशय में
पूर्व नियोजित। और देखिए इसके अलावा एक केस और है इसमें, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट। बारेंद्र कुमार घोष कहते हैं, वीरेंद्र नहीं, बारेंद्र कुमार घोष। बारेंद्र कुमार घोष, बारेंद्र कुमार घोष का मामला, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ये भी पूछा जाता है। बारेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट, ये भी है बनाम वर्सेस सम्राट, या किंग की कह सकते हैं, सम्राट लिखते थे पहले। बारेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट का जो वाद है वो भी जो है इससे संबंधित है। ये 1925 का केस है, ये और पुराना केस है। तो ये भी इस पे धारा 34 से ही संबंधित जो है केस है, धारा 34 में 34/149 बारेंद्र कुमार घोष है। इसमें क्या था, पोस्ट ऑफिस, जो मैंने एक उदाहरण दिया था ना वो आपको, तो या इसको इस तरीके से भी पूछते कि पोस्ट ऑफिस कांड या पोस्ट ऑफिस लूट, पोस्ट ऑफिस वाला मामला है पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस में एक चोरी हुई थी उसकी, जो अभी उदाहरण दिया कि भाई एक दो लोग मिलकर जो चोरी करने जाते हैं, तो इसमें भी क्या था, बारेंद्र कुमार घोष नाम का जो है एक अभियुक्त नाम का एक व्यक्ति था, जो एक अन्य व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस में जो है, पोस्ट ऑफिस में पहले जो कि पुराने जमाने में तो आप जानते हैं तो सारे के सारे जो काम होते थे पोस्ट ऑफिस के थ्रू होते थे, पैसों का लेन देन भी होता था, लोग आप पैसा भी भेजते थे। तो इसी तरीके की ये दो दोस्त थे, एक बारेंद्र कुमार घोष थे और एक इनका कोई दोस्त मित्र था। योजना इन्होंने बनाई कि जो है पोस्ट ऑफिस जाके लूटेंगे अपन, वहां पे बोले पैसा रहता है तो वो लूटेंगे। तो बारेंद्र कुमार घोष चौकीदार बन के खड़े हो गए दरवाजे पे, और इनका दोस्त मित्र जो है वो क्या करा, उसने वो जाकर के जो है अंदर जाके चोरी करने लगा। जैसे ही आवाज हुआ कि वो कोई व्यक्ति आ रहा है उनको पकड़ने, देखने, किसी ने देख लिया, तो जो उनका मित्र था, जो चालाक था, चोर था, वो तो फरार हो गया और ये खड़े रह गए। इनको पकड़ लिया, इनको दबोच लिया। तो वो इन पे ये इसीलिए धारा 34 से संबंधित है, तो इसमें इनको जो है दोषी माना गया है ना। तो ये उसी तरीके का जो है केस है। इसमें थोड़ा एक और चीज था कि विरोध किया, हाँ इसमें ये केस था, हाँ इसमें थोड़ा सा एक चीज और थी इसमें, कि ये जो है इनका दोस्त अंदर गया, इनका दोस्त अंदर गया, चोरी किया, उसमें से पता पड़ा वो जो पोस्ट ऑफिस वाला था वो आ गया, वो जाग गया, उसने देखा ये बाहर खड़े क्या कर रहे थे, ये बाहर खड़े पहरा दे रहे थे। जो चोर था उसके हाथ में पिस्तौल भी थी, तो उसने क्या किया, उस चोर ने जिसने उसको देख लिया था पोस्टमैन ने, तो उस पोस्टमैन को क्या किया, उसके दोस्त ने गोली मार दी, वो फरार हो गया। उसके बाद जी पकड़ लिए गए, नरेंद्र कुमार जी पकड़ लिए गए, वो फरार हो गया। तो उसके लिए इनको भी जो है धारा 34 के तहत काय का दोषी माना गया, इनको को भी उसी अपराध का दोषी माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि दोनों मिलकर के गए थे, दोनों को पता था जब चोरी करने गए हो हथियार वथियार लेके गए होगे इस तरीके का, तो इसी तरीके का कुछ मामला है इसमें। तो इसमें क्या माना गया, इनको भी दोषी माना गया इस केस में। हत्या कारित करने में उसकी सक्रिय भागीदारी नहीं थी, जिससे अस्वीकार कर दिया गया। उसने ये लूट और हत्या, तो मतलब इनको लूट और हत्या दोनों का दोषी माना, इनने बचाव लिया कि साहब हमें चोरी का लूट का दोषी मान लो, है ना, चोरी का लूट का मान लो, लेकिन हत्या का तो ना मानो। तो उन्होंने कहा लूट और हत्या दोनों का दोषी माना गया, इनको लूट का भी दोषी माना गया और हत्या का भी दोषी माना गया, क्योंकि योजना थी। आप जब चोरी करने जा रहे हो या लूट करने जा रहे हो और साथ में आप अगर हथियार लग के जाते हो, आपके मित्र को पता है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों सहभागी हैं। अगर उस कोई दोनों में से कोई भी पकड़ा जाता, भले ही अपराध एक ने किया हो, तो दोनों की दोनों क्या होंगे, दोषी होंगे। तो इसी प्रकार का ये केस है। बहुत सारे केस हैं इसमें, फिर बाकी जो है इसको कल देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अलग ही है ना। ये पूरा के पूरा ये तो थोड़ा बताया, इसके बाद इसके कई अपवाद भी हैं, इसी के कई उदाहरण भी हैं, आगे 34 के आगे कई भी 135 है, 36 है, ये तो ये ये सारे जो आगे इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और पूरा आपका आईपीसी वगैरह है उस चीज को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है। आप 149 इसको थोड़ा पहले घर पे पढ़िएगा, 149 भी पढ़िएगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा से इसको पढ़ाएंगे, इसको 134 को देखेंगे और आगे कुछ जो सेक्शन है वो